देखिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, ठीक ना, नहीं थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसी को पढ़ेंगे आज हम। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, ठीक ना। देखो इसको हम जो कहते हैं ना प्रारंभिक परमाणु मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया गया इन्हीं के द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक परमाणु मॉडल, प्रारंभिक परमाणु मॉडल भी इसी को कहते हैं, प्रारंभिक परमाणु मॉडल, या इसको कहते हैं क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मॉडल, ठीक। देखिए यहाँ से थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला क्या है, ठीक, इसको थोड़ा समझेंगे हम। देखिए थॉमसन ने बताया कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो होता है उदासीन होता है, विद्युत उदासीन कण है, ठीक। और इसमें एक समान रूप से जो धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण जो होते हैं वह एक समान रूप से क्या होते हैं, इसमें फैले रहते हैं। जो धनावेशित कण होते हैं वह एक समान रूप से फैले होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं द्रव्य के समान एक समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। और इसके बाद इसमें जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार धंसे होते हैं कि जैसे इसमें क्या तरबूज देखें ना, तो जो जैसे तरबूज में बीज नहीं धंसे होते हैं उसी तरह से इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इस थॉमसन परमाणु मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटर मिलन मॉडल, यानी इसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक ना, यानी वाटर मिलन मॉडल या इसको हम तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन इनका यह जो मॉडल है रदरफोर्ड का, जो ये प्रारंभिक परमाणु मॉडल है या तरबूज मॉडल है, यह जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था, इसलिए इस परमाणु मॉडल पर को अपनाया नहीं गया। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक, इसको थोड़ा समझिए। जैसे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है उसके दो भाग होते हैं। दो भाग का मतलब पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक, इसको क्या कहते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस। और नाभिक के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें कक्षाएं होती हैं, मतलब नाभिक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये हो जाएगा हमारा, ये जो है, ठीक ना, जो ये है, मतलब यही बताया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के द्वारा कि मतलब कि परमाणु जो दो भागों में मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, जो धनावेशित नाभिक होता है, और दूसरा क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यही बताया गया है, ठीक ना। और दूसरी ये तो पहली कंडीशन थी कि मतलब नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो होता है एक विशाल क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। लेकिन जो दूसरा बताया, दूसरा उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है और धनावेशित कण होता है वह कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक पर, ठीक ना। नाभिक कैसा होता है हमारा, धनावेशित होता है ना, नाभिक पर केंद्रित होता है। और जो नाभिक की रेडियस होती है वह 10⁻13 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻12 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसकी जो रेडियस होती है। लेकिन इसकी रेडियस कितनी होती है, इसकी क्या नाम है, एटम की रेडियस क्या होती है, एटम परमाणु की रेडियस कितनी होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर, ये जो होती है परमाणु की रेडियस होती है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और देखो उसके बाद जो है ये तीसरी बात उन्होंने क्या बताई, रदरफोर्ड ने तीसरा नंबर के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो धन आवेश यूनिटों की संख्या होती है, जो धन आवेश यूनिटों की संख्या होती है नाभिक में, और इसके बाहर
जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब धन आवेशी यूनिटों की संख्या और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक ना। क्यों? क्योंकि जो धन आवेश होता है हमारा उस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्लस आवेश होता है, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। ठीक ना। तो इसलिए परमाणु क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक। और जो चौथा मतलब नियम उन्होंने बताया, चौथा उन्होंने ये बताया कि जो चौथा है वह इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसके मतलब नाभिक के चारों तरफ अपेक्षाकृत कक्षाएं हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन्हीं में ऊर्जा के अनुसार क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऊर्जा का मतलब कि जो नाभिक से जितना दूर रहेगा उसकी ऊर्जा उतना अधिक रहेगी। ठीक ना। और इसके बाद जो नंबर 5 है यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण होता है, और इस पर कैसा होता है, धन होता है। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपस में होते हैं अट्रैक्शन करते हैं, मतलब आकर्षण करेंगे ना। तो जब आकर्षण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक ना। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर मतलब परिक्रमा करता है नाभिक के चारों तरफ, जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है तो इसमें क्या होता है कि इस पर एक अपकेंद्र बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल नहीं, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का मतलब होता है बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्र का मतलब अंदर की तरफ लगता है। तो जो बाहर की तरफ लगता है बल, इसके आकर्षण बल को क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष क्या है? देखिए, रदरफोर्ड के जो इनका ये जो है परमाणु मॉडल इस तरह से मान लो, तो इसमें एक मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत होता है, यानी काइनेमेटिक्स है, विद्युत गतिकी चुंबकीय सिद्धांत होता है। तो उसके अनुसार ये होता है, गतिकी सिद्धांत के अनुसार, कि अगर कोई चार्ज है, आवेश है, और वह जो है मूव कर रहा है, मतलब चारों तरफ घूम रहा है आवेशित कण, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, लगातार खत्म होती जाती है, मतलब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो हम जानते हैं यहाँ से यह मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे नाभिक से जितने दूर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स नाभिक के जितना अधिक दूर होते हैं, ठीक ना, उसकी एनर्जी जो होती है उतना अधिक होती है। ठीक। ऑर्बिट्स का मतलब कक्षा होती है। ठीक ना। ठीक। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे जो नाभिक से जितना अधिक दूरी पर होते हैं ऑर्बिट्स, उसकी एनर्जी क्या होती है, उतना अधिक होती है। तो जो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी के अनुसार यही है कि अगर कोई कण जो है, चार्ज आवेश जो है, अगर वह मतलब गति कर रहा है, ठीक ना, तो उसके जो ये ऊर्जा होती है, इसका ऊर्जा का लगातार क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो जब ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन हो रहा है तो इसकी एनर्जी घटेगी कि नहीं? जब एनर्जी घटेगी तो हम ये भी जानते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक है तो सबसे अधिक एनर्जी इसकी होगी ना, जो सबसे बाएं वाला कोष होगा ना। तो एनर्जी जब इसकी अधिक होगी, इसकी एनर्जी घट रही है, तो इसके बाद इसमें आ जाएगा, और जब इसमें आएगी तो इसकी भी एनर्जी कम होगी, इसमें आ जाएगा, इसकी भी एनर्जी उसी प्रकार कम हुई तो नाभिक में चला जाएगा। ठीक ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो हम कहते हैं कि इनका जो है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा है। क्योंकि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में चले जाएंगे, क्योंकि आकर्षण बल भी लगता है और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब मैक्सवेल के अनुसार। ठीक ना। तो लगातार जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, लगातार इसकी त्रिज्याएं कम होती जाएंगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और नाभिक में गिरने का मतलब परमाणु का अंत हो जाता है। और हम जानते हैं कि परमाणु जो है एक स्टेबिलिटी सिस्टम है, यानी अस्थायी निकाय है। ठीक ना। इसलिए यह जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ये दोष है। और दूसरा है कि जब किसी कण की जो ऊर्जा होती है वह अगर उत्सर्जन होता है तो उसमें रेखीय स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्रतीत होती हैं। ठीक ना। तो जो रेखीय स्पेक्ट्रम की रेखाएं, इनका जो परमाणु मॉडल है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा है। उन्होंने बताया जैसे रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये करने में इनका असफल परमाणु मॉडल क्यों रहा है, उसको अभी बोहर के परमाणु मॉडल में बताएंगे। ठीक ना। जैसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उसी के अनुसार इन्होंने दूर किया था। ठीक।